स्वागत है आपका आज की क्लास में। टैली बेसिक कोर्स के लेवल 3 में हम लोग सीख रहे हैं जीएसटी बेसिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है जीएसटी रिटर्न्स। रेगुलर डीलर के लिए कौन कौन से जीएसटी रिटर्न्स होते हैं, आज हम अपना रिटर्न्स के बारे में सीखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर डीलर के लिए सबसे पहली रिटर्न जो सबमिट करनी होती है हमने, ये रिटर्न्स मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो प्रपोज थी। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये प्रेजेंटेशन 2016 में बनाई गई थी और इस प्रेजेंटेशन को बनाने का आधार था वो एक्ट जो स्टार्टिंग में प्रपोज था। आज 5 साल हो चुके हैं जीएसटी को लगे हुए। जीएसटी काउंसिल की ढेरों मीटिंग्स हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, बट कानून में क्या, ड्राफ्ट में क्या था, अभी हम एक बारी पहले उसको देखते हैं और फिर आज व्यवहारिक रूप में क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं हम उनकी भी बात करेंगे। तो जो सबसे पहले रिटर्न हमें सबमिट करनी थी वो थी जीएसटी R1 रिपोर्ट। हर महीने जमा कराई जाएगी। उसकी जमा कराने की आखिरी तारीख है अगले महीने की 10 तारीख। जब महीना खत्म होता है उसके बाद 10 तारीख तक आपको वो रिटर्न सबमिट करानी है। उस रिटर्न में आपको देना क्या है, क्या डिटेल्स देने हैं? आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी है, चाहे आपकी आउटवर्ड सप्लाई गुड्स की हो और चाहे सर्विसेज की। उनकी एक डिटेल आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है, जो फॉर्मेट गवर्नमेंट देगी उस हिसाब से। ठीक है, तो आउटवर्ड सप्लाई मींस सेल्स। आप जो सेल ऑफ गुड या सेल ऑफ सर्विस कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको गवर्नमेंट को सबमिट करनी है अगले महीने की 10 तारीख तक। 10 तारीख तक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 को ही फाइल करनी है। 10 तारीख तो लास्ट डेट है। आप 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कभी भी सबमिट कर सकते हैं। जब ऑल ओवर इंडिया के रेगुलर डीलर्स अपनी अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल अपने पोर्टल पे सबमिट कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास पूरे देश के रेगुलर डीलर्स की सेल्स का डाटा पहुंचेगा। अब उस सेल्स के डाटा के अंदर वो डाटा भी होगा जो एक रेगुलर डीलर ने दूसरे रेगुलर डीलर को माल बेचा होगा। अब इस टाइप की ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट फिल्टर करके, मान लीजिए मेरे जीएसटी नंबर के ऊपर ऑल ओवर इंडिया में बहुत से रेगुलर डीलर्स ने बिल काट रखे हैं, तो उनकी सेल्स का पार्ट था, उन्होंने उसमें शो किया। जब डेटा गवर्नमेंट को मिलता है पोर्टल के थ्रू तो पोर्टल उसको जीएसटी नंबर वाइज फिल्टर करता है। मेरे नंबर पे जो फिल्टर की कमांड चली उसमें ऑल ओवर इंडिया कितने रेगुलर डीलर्स ने मेरे नाम से बिल काट रखे थे वो लिस्ट सामने आ गई और वो लिस्ट मेरे पोर्टल पे मुझे उपलब्ध करा दी जाएगी 11 तारीख को। ठीक है, इस रिपोर्ट को बोलते हैं GSTR 2A। ये 2A रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ये एक ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट है जो आपकी इनवर्ड सप्लाईज की है, जो बनाई गई है लोगों के द्वारा फाइल की गई उनकी सेल्स की रिटर्न GSTR 1 के आधार पर। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट GSTR 2A आपके पोर्टल में आपको अवेलेबल करवा देगी। उसके बाद जो प्रावधान बनाया गया था जीएसटी एक्ट के अंदर, वो प्रावधान ये था कि 11 तारीख को जो हमने आपको लिस्ट अवेलेबल करा दी है, आपको 15 तारीख तक का समय दिया जाएगा उस लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए। आपको करना क्या था, पोर्टल पे जाना है, पोर्टल से अपनी GSTR 2A को डाउनलोड करना है और आपके जो परचेज का आपने फाइल बना रखा है उसमें आपके सारे परचेज के बिल लगे होंगे, उन बिल्स को GSTR 2A के अंदर दी गई डिटेल से मैच करना है। मैच करने के लिए काफी सारे पॉइंट्स थे,
आपको उसका इनवॉइस नंबर मैच करना है, आपको उसके अंदर खरीदा गया माल का HSN कोड वेरीफाई करना है, आपको उसके अंदर दिए गए क्वांटिटीज वेरीफाई करने हैं, आपको उसके अंदर मेंशन की गई टैक्सेबल वैल्यूज वेरीफाई करनी है, आपको उसमें दिया गया टैक्स अमाउंट वेरीफाई करना है। ठीक है, ये उसको कंपैरिजन के बाद अगर आपको कोई डिफरेंसेस मिलते हैं, वो डिफरेंसेस किस किस तरीके के हो सकते हैं? हो सकता है जो फिजिकली बिल आपकी फाइल में लगा है और जो उसकी एंट्री आपके GSTR 2A में आई है, उसमें कहीं ना कहीं क्वांटिटी का वैल्यू का फर्क हो, ये फर्क हो सकता है। दूसरा, ये फर्क भी हो सकता है कि एक बिल आपकी फाइल में लगा है और वो बिल आपकी रिटर्न में आया ही नहीं। ठीक है, तो आपको GSTR 2 में गवर्नमेंट ने अधिकार दिया था कि आपके जो बिल गलत हैं या जो बिल मिसिंग हैं, आप वो अपनी GSTR 2A के अंदर ऐड करके उसको वापस सबमिट कर दीजिए। अब जो डिटेल आपने डाउनलोड की थी उसको तो 2A कहते हैं, और जो डिटेल आपने रिकंसाइल करके उसमें ऑल्ट्रेशन करके या एडिशन करके जो भेजना था उसको GSTR 2 का नाम दिया गया। ठीक है, तो आपको 11 से 15 5 दिनों के अंदर उसको वेरीफाई करके गवर्नमेंट को वापस देना था। अब आपको कार्रवाई आपको दो करनी पड़ी, आपको अपनी सेल बतानी पड़ी और आपको अपनी परचेज वेरीफाई करनी पड़ी। बतानी नहीं पड़ी, सिर्फ वेरीफाई करने का प्रावधान स्टार्टिंग में एक्ट के अंदर दिया गया था। आप कुछ कह रहे थे? ये जैसे हुए है तो इसमें अपने परचेज मैच कर लिया तो हम पार्टी को बताएंगे या फिर खुद करेंगे इसमें? जो प्रावधान था वो पार्टी को बताने का नहीं था, वो गवर्नमेंट को बताने का था। स्टार्टिंग में प्रावधान ये बनाए गए थे कि आपकी जो 2A डाउनलोड होगी और आप जो वापस 2 सबमिट करोगे, 2 सबमिट करते समय आप उसमें जो गलतियां हैं उसको आप करेक्ट करके वापस सबमिट कर दोगे। बट ये व्यवहारिक तौर पे लागू नहीं हो पाया। जो हमारी पहली रिटर्न थी, पहली रिटर्न के दौरान ही ये सिस्टम फेल हो गया, लोगों ने सबमिट ही नहीं किया। एनी हाउ इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। ठीक है, इतना क्लियर है? R1 में आपने अपनी सेल कंफर्म की, 2A में गवर्नमेंट ने आपको आपकी परचेज भेजी जिसको आपने 2 के माध्यम से वेरीफाई कर दिया। आपने वेरीफाई कर दिया कि हाँ मेरी परचेज यही है। ओके, अब इसके बाद 1A, GSTR 1A क्या है? GSTR 1A वो डिटेल है जो आपने 2 और 2A के बीच में जो डिफरेंस आपने डाला है। ठीक है, अब 1A नाम की रिपोर्ट कहाँ जाएगी? उन सप्लायर्स के पास जो आपकी 2A में नहीं थी और आपने ऐड की है। ओके, जो जो ट्रांजेक्शन्स आपने GSTR 2 के अंदर 2A से एक्स्ट्रा ऐड की हैं या मॉडिफाई की हैं, वो चीजें वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से उन सप्लायर्स के पास भेजी जाएंगी। आपके पास भी आ सकती है। अगर आपके किसी कस्टमर ने आपके नाम से ऑब्जेक्शन उठाई कि हाँ जी इनकी जो GSTR 1 है उसमें कमियां हैं, इसमें इन्होंने ये वाला बिल सही नहीं शो किया या ये वाला बिल मिसिंग है, तो वो जो कस्टमर रिपोर्ट करेंगे आपके बारे में तो वो आपको 1A के रूप में मिलेगा। ठीक है, 1A के रूप में आने का प्रावधान बनाया गया था और उसके बाद आपको वेरीफाई करना था कि हाँ वो जो डिटेल उसमें आई है वो सही है या नहीं है। ओके, अब उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको एक GSTR 3 रिटर्न बन के मिलने वाली थी जो केवल आपको डाउनलोड करनी थी पोर्टल पे जाके, क्योंकि आप अपनी सेल भी फाइनल कर चुके, आप अपनी परचेज भी फाइनल कर चुके। जब गवर्नमेंट को आपने अपनी सेल भी बता दी, उसमें जो मॉडिफिकेशन थी वो भी कंफर्म कर दी, परचेज थी उसमें जो मॉडिफिकेशन थी वो भी कंफर्म कर दी, तो गवर्नमेंट ने उन्हीं दी हुई जानकारी के आधार पे आपके लिए एक रिटर्न बना के आपको अवेलेबल करा दी। अब आपका काम केवल इतना था कि आप उस रिटर्न को डाउनलोड करें और उसका चालान जनरेट करके उसकी पेमेंट कर दें।
ये कार्रवाई आपको 20 तारीख तक करनी है। ये प्रावधान बनाए गए। तो GSTR 1 सेल्स की डिटेल, GSTR 2 परचेज की डिटेल, GSTR 3 सेल और परचेज दोनों की समरी, और उसके अंदर से उसका निचोड़ कि आपका कितना टैक्स पेबल बनता है। ओके, और उस टैक्स पेमेंट के लिए आपको चालान जनरेट करके गवर्नमेंट पोर्टल पे उसको सबमिट करना था पेमेंट देने के। ठीक है, तो ये प्रावधान कानून के हिसाब से बनाए गए थे। GSTR 3A, इसकी देखिए कोई फ्रीक्वेंसी या कोई ड्यू डेट नहीं है। ये केवल उन लोगों को नोटिस इशू किया जाएगा जो समय पे रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न है, जो कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद जो 31 दिसंबर आएगी, 31 मार्च से 31 दिसंबर 9 महीने का समय। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है मेरा, तो ये एनुअल रिटर्न कब भरनी है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने में। ठीक है, ये इसकी लास्ट डेट है। अब इसके अंदर आपको वो सारी डिटेल्स, आपने कितना ITC अवेल किया है, कितना आपने टैक्स पे किया है, IGST CGST कितना कितना पे किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान आपका IGST कितना पे किया गया है, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें सबमिट करनी होंगी। तो इस तरीके से टोटल देखा जाए तो GSTR 1 GSTR 2 GSTR 3 तीन रिटर्न्स और एक एनुअल, तो साल की 12×36 और एक 37 रिटर्न्स एक रेगुलर डीलर को भरने का प्रावधान बनाया गया था। ठीक है, चलिए इसको हम और थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम हैं सुपर कार्स लिमिटेड। ओके, हमारा सप्लायर है रत्ना स्टील्स। रत्ना स्टील ने हमें एक टैक्स इनवॉइस इशू किया। ठीक है, 6 क्वांटिटी, 100 नंबर्स, 1 लाख रुपए का अमाउंट, 18,000 रुपए टैक्स। ओके, रत्ना स्टील का ये आउटवर्ड सप्लाई है, सेल्स है, और सुपर कार्स का ये इनवर्ड सप्लाई है, परचेज है। दोनों अपनी अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। सुपर कार्स अपना परचेज रजिस्टर, इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर मेंटेन करेगा। ये ट्रांजैक्शन उसके परचेज रजिस्टर में आ गई, और यही सेम ट्रांजैक्शन रत्ना के सेल रजिस्टर में चली गई, आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर में चली गई। ओके, ऐसे ही होता है। ऐसे ही और काफी इनवॉइसेस आते चले गए, और दोनों के दोनों लोग अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स में उसकी एंट्री करते चले गए। ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया गया है जिसमें आपका केवल एक ही सप्लायर एज्यूम किया गया है। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है, ऐसा किसी रेयर बिजनेस में होता होगा, अदरवाइज मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं सभी बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब सुपर कार्स ने माल खरीदा तो उसकी एंट्री कर ली, अब माल बेचेंगे। हमारा एक कस्टमर है RJ ऑटोमोबाइल्स, उसको हमने माल बेचा और हम अपना आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर मेंटेन कर लिया। ठीक है, अब ये आपकी जुलाई की ट्रांजेक्शन्स थी। अब जुलाई के रजिस्टर तैयार है, तारीख आ गई 10 अगस्त। 10 अगस्त को क्या करना है? 10 अगस्त को हमें अपना R1 फाइल करना है, GSTR 1। वो फाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपना अपना GSTR 1 प्रिपेयर किया। रत्ना ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई उठाई और सुपर कार ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई उठाई। सेल्स की डिटेल देनी है ना गवर्नमेंट को। दोनों ने अपने अपने फॉर्म फिल किए और फिर अपने पोर्टल में लॉगिन करके ये GST सुविधा प्रोवाइडर के माध्यम से इन्होंने लॉगिन किया और अपने अपने पोर्टल पे वो डेटा अपलोड कर दिया। ये दोनों की तरफ से ये डेटा पोर्टल में सबमिट होगा। ऐसे ही करना है। ये रिटर्न सबमिट हो गई तो अगले ही दिन क्या होगा? 11 तारीख को, 11 तारीख को पोर्टल की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन निकलेगी जिसको हम GSTR 2A कहते हैं। सुपर कार का 2A सुपर कार ने अपने पोर्टल में लॉगिन करके डाउनलोड कर दिया। अभी किस लिए डाउनलोड कराया गया है? ताकि हम कंपेयर कर सके अपने परचेज रजिस्टर के साथ। जब इन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट किया तो इन्हें पता लगा ये वाला बिल इसमें इंक्लूडेड है। फिर दूसरा चेक किया, इंक्लूडेड है। तीसरा चेक किया, इंक्लूडेड है। ये 3 बिल एग्जैक्टली उसको अपने परचेज रजिस्टर में और 2A में सेम मिल गए, तो उसने वेरीफाई कर लिया। अब देखा ये वाला बिल मेरे परचेज बुक्स में तो है बट 2A में नहीं है,
तो इनको डिफरेंस मिल गया। अब इसका क्या तरीका है इसको अपना इंक्लूड करने का, इन्होंने ये उठाया और 2A में नीचे लिख दिया, उसी 2A वाली डिटेल के नीचे ऐड कर दिया अपना बिल। और फिर 15 तारीख आ गई, 15 तारीख को ड्यू डेट किस चीज की है, GSTR 2 की। ये इन्होंने 2 में जो डिटेल्स ऐड करने थे ऐड किए और इसको अपने पोर्टल पे अपलोड कर दिया। गवर्नमेंट को बता दिया कि मेरी परचेज वो नहीं है जो आपने भेजी थी, मेरी परचेज ये है। और ये जैसे ही आपने गवर्नमेंट को बताया तो एक तरीके से आपका प्रोविजनल आईटीसी, आईटीसी होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, या आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जनरेट हो गया। ठीक है, तो आपने एक तरीके से दावा ठोक दिया कि मुझे 40,500 रुपए का इनपुट चाहिए। ये तारीख आ गई 16। अब 16 तारीख को जो आपने एडिशन की थी या मॉडिफिकेशन की थी GSTR 2 में, और वो किस पार्टी का बिल था, वो वाला बिल उस पार्टी के पोर्टल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हाँ जी, वेरीफाई करो आपके कस्टमर्स ने आपकी GSTR 1 पे ऑब्जेक्शन उठाई है। वो GSTR 1A को डाउनलोड करेगा और अपने आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर को खोल के उससे मैच करेगा कि कहीं हमारे अकाउंटेंट से रिटर्न बनाने में कोई गलती तो नहीं हुई है। वो वेरिफिकेशन कर रहा है जी। इस वेरिफिकेशन में उसको पता लगा कि हाँ जी ये वाला बिल तो हमारा ही था, ओके, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी सॉरी हमारे से मिस्टेक हुई थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल हमारा रिटर्न में एडिड नहीं था। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपकी परचेज भी वेरीफाई हो गई। ठीक है, R1 में आपने सेल डिक्लेयर की और 2 में परचेज डिक्लेयर की, और जो अमेंडमेंट आपकी सेल में होनी थी वो भी 1A के थ्रू करा ली आपके कस्टमर्स ने आपसे। GSTR 1, GSTR 1A आपकी सेल्स वेरीफाई करता है, GSTR 2A और GSTR 2 आपकी परचेज वेरीफाई करता है। ये चारों चीजें आप पोर्टल पे वेरीफाई करा चुके हैं। उसके बाद 20 तारीख को पोर्टल की तरफ से आपको एक रिटर्न आएगी GSTR 3, और फिर आप उसका चलान जनरेट करके उस रिटर्न को पेमेंट के साथ सबमिट करा देंगे। ये कब हो रहा काम, 20 तारीख को। 20 तारीख ड्यू डेट है आपकी GSTR 3 की टैक्स पेमेंट की। इस तरीके से आपका जो टैक्स पेमेंट कर दिया गया, आपके रत्ना स्टील ने भी भर दिया, आपने भी अपना टैक्स भर दिया। ठीक है, तो जो आपका प्रोविजनल आईटीसी था अब वो आपका एलिजिबल आईटीसी हो गया, आप उतना क्लेम ले सकते हैं। इसको दोबारा से आप वेरीफाई करना चाहें तो अपने परचेज रजिस्टर से टोटल टैक्स करके उसको वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ ये 40,500 वेरीफाइड है, मेरा पूरा का पूरा इनपुट इतना ही बनता है। ओके, इस तरीके से हमने आपको एक कंप्लीट साइकिल दिखाई है कि एक रिटर्न किस तरीके से बनाई जाती है। बट इसमें एग्जांपल बड़ा ही सिंपल है। सिंपल क्या है कि इसका सप्लायर केवल एक था और उसके भी गिनती के 4 ही बिल थे। बट व्यवहारिक तौर पे ऐसा नहीं होता, सैकड़ों बिल होते हैं और बीसियों सप्लायर होते हैं। उसको वेरीफाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ी टीडियस जॉब है। ठीक है, तो जब पहला ही मंथ था हमारा रिटर्न का GSTR 1 के बाद, जब 20 तारीख को टैक्स पेमेंट की बारी आई तो लोग कंफ्यूज थे कि हम तो मिला ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि नया सिस्टम था, ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं था कि इंस्टेंटली रिपोर्ट से पहले ही अपने सारे परचेज बिल वेरीफाई कर लिया जाए। ठीक है, लोगों को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था तो उसके लिए एजिटेशन हुआ, विरोध हुआ, लोगों ने GSTR 2 फाइल ही नहीं किया। 1% लोगों ने भी फाइल नहीं किया था GSTR 2 की ड्यू डेट 15 तारीख तक। तो गवर्नमेंट को बेचैनी होने लगी। बेचैनी होनी जायज थी क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन का मामला था। टारगेट जो था 1 लाख करोड़ हमें इकट्ठा करना था। और पैसा कब मिलेगा, जब लोग GSTR 3 फाइल करेंगे। 3 फाइल कब करेंगे, जब 2 जाएगी। जब 2 ही नहीं जाएगी तो 3 नहीं बनेगी, और 3 नहीं बनेगी तो टैक्स कैसे पता लगेगा कितना लेना। तो उस समय थोड़ी सी सिचुएशन जो थी वो टेंशन वाली हो गई। तो उसी समय तत्काल मीटिंग्स का दौर चला। GST काउंसिल
ने मीटिंग्स किए और ये डिसाइड किया गया कि पब्लिक से उसकी ग्रीवियंसेस, उसके कष्ट पूछे जाएं। उस समय पे काफी सारे टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वाले आईसीएआई और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में एक तालमेल बैठा के निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई। तो उसमें ये फैसला किया गया कि लोग कंफर्टेबल थे अपनी वैट के रिटर्न्स में, लोग उस तरीके से डाटा दे सकते हैं। वैट रिटर्न में क्या होता था, आप अपनी सेल भी खुद डिक्लेयर करते थे, परचेज भी खुद डिक्लेयर करते थे। मेरे पास ये बिल पड़े, आप उस हिसाब से ही अपना सेल परचेज दोनों चीजें डिक्लेयर करते थे और उसी के बिहाफ के ऊपर ही आपका टैक्स पेमेंट करते थे, सेल्फ असेसमेंट करके। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया कि इनको अलाउ किया जाए कि ये खुद अपनी परचेज डिक्लेयर कर सके। ठीक है, उसके लिए प्रावधान किए गए कि आप टू फाइल मत करो। अब टू फाइल नहीं करोगे तो थ्री नहीं बनेगी। तो फिर एक अंतरिम डिसीजन लिया गया कि जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर दो। 3B के अंदर आपका सेल का डाटा और परचेज का डाटा, दोनों चीजें कौन डिक्लेयर करेगा? रिटर्न फाइल करने वाला, टैक्स पेयर। ठीक है, बट एक कंडीशन के साथ, उसको एक कंडीशन दे दी गई कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करोगे वो जितना 2A में दिखाई दे रहा है उसका 10% एडिशनल तक आप क्लेम कर सकते हो, इससे ज्यादा अलाउड नहीं। ठीक, अगर कोई कमियां हैं आपके 2A और 2 में तो अपने सप्लायर को बोलो कि वो वाला बिल अपनी R1 में इंक्लूड कर ले। अगर किसी का पिछले महीने कोई बिल इंक्लूड होना रह गया है तो उससे रिक्वेस्ट करो कि वो अगले महीने की रिटर्न में उसको इंक्लूड कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से उसका सिस्टम निकाला गया कि आप खुद फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो खुद फाइलिंग के बाद आपको ये अश्योर करना पड़ेगा कि जितना 2A में टैक्स दिखाई दे रहा है आप उसके 10% से ज्यादा का इनपुट क्लेम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए फिर थोड़ा दंड का प्रावधान भी किया गया कि अगर आप उससे एक्सेस क्लेम करेंगे तो आपको हम फाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जन्म हुआ जीएसटीआर 3B का। अब 2 का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो आज की डेट में प्रैक्टिकली कौन कौन से रिटर्न फाइल हो रहे हैं? जीएसटी R1 एंड 3B। तो दो बारी हमें इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, बट समय समय पर हमें अपना 2A डाउनलोड करके उसके अगेंस्ट क्रॉस चेकिंग करनी है और जो बिल मिसिंग है वो अपने सप्लायर को रिपोर्ट करके उससे करेक्ट कराना है। ठीक है, तो ये है हमारा जीएसटी रिटर्न्स का साइकिल फॉर ए रेगुलर डीलर। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, आपके रत्ना स्टील वाले ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ जो बिल इन्होंने पॉइंट आउट किया है वो मेरा ही है। अगर वो मना कर देता फिर तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आइए देखते हैं। प्रोविजनल इनपुट टर्निंग इनटू टैक्स लायबिलिटी, जिसको आपने दावा ठोका कि ये मेरा इनपुट है, वो कभी कभी आपकी लायबिलिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है, आपको वो टैक्स रिटर्न भी करना पड़ सकता है। कैसे? अब देखो, ये आउटवर्ड सप्लाईज थी आपकी, आपने रविंद्रा ऑटोमोबाइल को बिल किया, एक बिल में 60,000 इनपुट है, एक में 40,000 आउटपुट है, आपके लिए आउटपुट है। ठीक है, और ये आपने रत्ना स्टील से माल खरीद रखा था 70,000 और 18,000 इस टाइप से आपको उसने बिलिंग कर रखी थी। अब ये वाला बिल उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ये उसने मंजूर नहीं किया कि मेरा बिल है 18,000 वाला। अगर वो मना कर देगा तो क्या होगा, वो जो आपने इनपुट क्लेम कर लिया था अब उसमें से 18,000 रुपये आपके माइनस हो जाए क्योंकि अगले ने मना कर दिया। आपकी 2 में आपने लिख के भेजा है ये मेरा इनपुट है, अगले ने मना कर दिया। ठीक, आपने जो टैक्स की पेमेंट की, आपने टैक्स की पेमेंट उस हिसाब से कर दी कि मेरा 18 का इनपुट तो ही एडजस्ट हो गया, आपने उसको अपना मान लिया 18,000 को प्रोविजनल इनपुट के अंदर ऐड करके। ठीक है, और फिर ये क्या होगा, आपका एक्चुअल तो इतना बनता था बट आपने क्लेम ज्यादा ले लिया, तो उस केस में आपकी जो अगली रिटर्न जाएगी
उसके अंदर ये 18,000 रुपये आपका टैक्स उसमें ऐड करके आपको वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये प्रावधान है। इनपुट कब मिलता है जीएसटी में? ये देखिए, जो माल बेचने वाला जब गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है तो जाके बायर को इनपुट मिलता है। सिर्फ आपके परचेज का बिल इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको उस बिल का टैक्स का इनपुट मिल गया। ठीक है, जब तक आपका सप्लायर उस बिल का टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएगा तब तक आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपका जो इनपुट है वो किस पे डिपेंड करता है? सप्लायर के द्वारा फाइल की जाने वाली रिटर्न पे, और सप्लायर के द्वारा फाइल की जाने वाली रिटर्न के साथ टैक्स पेमेंट पे। अगर वो रिटर्न फाइल करके टैक्स पेमेंट नहीं करता तो भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन, बायर को इनपुट क्रेडिट तब अवेलेबल होगा जब सेलर जीएसटी पे कर देगा, सिर्फ और सिर्फ तभी, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या होगा अगर आपकी माल वापसी हो जाए या इनवॉइस की वैल्यू में बदलाव हो जाए किसी भी तरीके से। सुपर कार ने रत्ना स्टील को कुछ माल वापस कर दिया। अब मान लीजिए कि रत्ना स्टील ने जो बिल दे रखा था सुपर कार को उसका तो इनपुट ले लिया उसने। अब माल वापसी हो गया, माल वापसी हो गया तो उसका टैक्स भी वापस होना चाहिए, क्योंकि आपने टैक्स जो इनपुट लिया है वो तो पूरे माल का लिया है जितना आपने खरीदा था। अब आपने जो माल वापसी कर दिया तो उसका जो इनपुट कंपोनेंट था वो तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। वो वापसी करने का सिस्टम क्या है? रत्ना स्टील आपको एक क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्रेडिट नोट मतलब उसके लिए सेल रिटर्न है और आपके लिए परचेज रिटर्न है। तो रत्ना स्टील अपनी अगले महीने की R1 के अंदर, आउटवर्ड सप्लाई है ना, आउटवर्ड सप्लाई में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि मेरे इस कस्टमर ने माल वापसी कर दिया है, इतने रुपए का माल वापसी किया, आधा अधूरा माल वापस किया गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसके रिटर्न में अपलोड हो गया पोर्टल में। अब पोर्टल में जो हमारा इनपुट पड़ा हुआ था 40,500, ये कह रहा है कि इसका माल वापसी आ गया 9,000 इनपुट वाला। तो ये क्या करेगा, अपने आप डिसीजन नहीं लेगा, आपसे वेरीफाई कराएगा आपके 2A में भेज के, हाँ जी चेक करो आपने माल वापसी किया है क्या। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मेरा माल वापसी है और आप 2 फाइल करेंगे तो जाके ये आपके इनपुट क्रेडिट को घटा देगा। ठीक है जी, तो ये आपका डिसीजन पोर्टल ने ले लिया कि इनका जो माल वापसी है इसका इनपुट का भी कोई अधिकार नहीं बनता, ये हम इनसे वापस ले लें। ठीक है, आज हमने आपको जीएसटी रिटर्न्स कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या कानून था, उसमें कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन हुआ है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। देखिए जो जो चेंजेस अभी करंट में है, जो जीएसटी रिटर्न R1 आप फाइल कर रहे हैं वो सभी लोगों के लिए एक ही डेट है। ठीक, 10 तारीख तक आपको अपनी जीएसटी R1 फाइल करनी होती है और 20 तारीख तक आपको अपना टैक्स पे करना होता है। ठीक, अब देखा गया तो हर महीने जो उनके ऊपर लोड पड़ रहा था टैक्स पेयर के ऊपर कि आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी है, तो जो छोटा दुकानदार होता है उसके पास परमानेंट अकाउंटेंट भी नहीं होता, तो उनको परेशानी हुई, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई कि हम हर महीने रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान बनाए कि जो लोग छोटे व्यापारी हैं, जो लोग छोटे व्यापारी हैं उनको क्वार्टरली रिटर्न का मौका दे दिया, ऑप्शन दे दिया, आप मंथली भर लो चाहे क्वार्टरली भर लो। ठीक है, तो अब हमारे पास जीएसटी R1 भी 2 टाइप से है। पहले स्टार्टिंग में कानून कहता था कि मंथली भरनी है सब लोगों ने, बट आज की डेट में प्रावधान मंथली और क्वार्टरली दोनों का है। जो छोटे व्यापारी हैं वो चाहे तो मंथली भर दें और चाहे तो क्वार्टरली ऑप्शन चूज कर लें। ठीक है,
अगर आप क्वार्टरली ऑप्शन भी चूज करते हैं तो उसके अंदर आपको IFF फैसिलिटी है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्या आप ठीक है कि अभी रिटर्न नहीं भर सकते, बट आपके इनवॉइसेस अपलोड कर दो पोर्टल पे। पोर्टल पे इनवॉइस अपलोड करने से क्या होता है कि आपके R1 में इनवॉइस अपलोडेड है तो दूसरे वाले बंदे के 2A में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरे वाले बंदे के जो 2A में दिखाई देना शुरू हो गया तो उसको तसल्ली होगी कि आप उसके इनवॉइसेस रिटर्न में इंक्लूड कर रखे हैं, उसमें आप उसको डिच नहीं करोगे, धोखा नहीं दोगे उसे। ठीक, अब 3 महीने बाद वो फाइनली अपने रिटर्न को सबमिट कर देगा। टैक्स पेमेंट भी वो हर महीने ही अपनी उस असेसमेंट के बिहाफ पे करता रहता है। फाइनल जो भी कमी पेशी होती है वो तीसरे महीने में जाके पूरी की जा सकती है। ठीक है, तो जो छोटा व्यापारी है उसको क्वार्टरली ऑप्शन दे दिया GST R1 के ऊपर, और जो बड़े व्यापारी हैं उसको अभी भी मंथली ऑप्शन में ही रखा गया। इसके लिए 1.5 करोड़ से जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्वार्टरली ऑप्शन दे दी गई है। आप चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, तो मंथली देना चाहता है तो दे सकता है। ठीक, अब इसके बाद है हमारी टैक्स पेमेंट वाली रिटर्न। टैक्स पेमेंट जाती है हमारी 3B के साथ। 3B के लिए इन्होंने ऑप्शन बनाई थी 20 तारीख की। ठीक, अब उसके अंदर भी 3 स्लैब बना दी। GSTR 3B 20 तारीख वाली जो डेट है वो उन व्यापारियों के लिए है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। 5 करोड़ से ज्यादा का व्यापारी पूरे भारत में कहीं भी बिजनेस कर रहा हो उसको 20 तारीख को अपनी टैक्स पेमेंट करनी है। उसके बाद इन्होंने 2 ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप A, ग्रुप 2, ग्रुप B। ग्रुप A और B जो बनाए गए हैं ये 2 ग्रुप्स उन लोगों के लिए हैं जिनकी टर्नओवर्स 5 करोड़ से कम है। ठीक, 5 करोड़ से कम वालों में ग्रुप A में कुछ स्टेट्स हैं और ग्रुप B में भी कुछ स्टेट्स हैं। मैं आपको उन स्टेट्स के नाम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से 2 ग्रुप्स बना दिए गए हैं। ग्रुप 1 को 22 तारीख को रिटर्न फाइल करनी होती है और ग्रुप 2 को 24 तारीख को। तो अब जो लोग 5 करोड़ से ज्यादा वाले हैं उनको 20 तारीख को रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, और उसके बाद स्टेट वाइज है, जैसे हम लोग हरियाणा में बैठे हैं तो हमें हरियाणा के हिसाब से 24 तारीख तक का टाइम मिलता है रिटर्न फाइलिंग का। बट अगर हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो हमें 20 तारीख तक ही फाइल करना है। ओके, तो ये प्रावधान जो बदले गए हैं थोड़े से समय के नीड के अनुसार, ये चेंजेस हो गए हैं उस फॉर्मेट से जो कि आपको पढ़ाया गया है। जो पढ़ाया गया है वो कानून में जो स्टार्टिंग के प्रावधान थे उसके तहत प्रेजेंटेशन दिखाई गई है, और उसमें जो जो बदलाव हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया। आज की डेट में हम GSTR 1 और GSTR 3B ही फाइल करते हैं, बट 2A की सिग्निफिकेंस हमारे टैक्स को चेक करने के लिए अभी भी बनी हुई है। ओके, चलिए।
आज का हम सेशन यही खत्म करते हैं। कोई भी क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।